इन्फ्लुएंजा शॉट या सीजनल फ्लू शॉट वैक्सीन्स क्यों, क्या ज़रूरी हैं? हर एक शख्स ने तकरीबन इन्फ्लुएंजा या फ्लू तकरीबन हर साल विंटर्स में एक्सपीरियंस करते हैं। ख़ासकर एल्डरली जो हैं तकरीबन साल में 4 से 5 दफ़ा ये कफ़ एंड कोल्ड वगैरह होता रहता है। लेकिन बच्चों में तकरीबन जो फ्रेजाइल एज है तकरीबन 5 साल की उम्र तक, उनमें ज़्यादा कफ़ एंड कोल्ड आप देखेंगे। 6 महीने से लेकर 5 साल की उम्र में ज़्यादा फ्रेजाइल पीरियड ऑफ लाइफ होते हैं, उसमें ज़्यादा कफ़ एंड कोल्ड वगैरह आप बच्चों में देखेंगे। रनिंग नोज़ है या कॉम्प्लिकेशंस उसकी डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि आल्दो एक कहावत है कॉमन कोल्ड 3 डेज़ टू कम 3 डेज़ टू स्टे 3 डेज़ टू गो, तकरीबन 10 दिन लग जाते हैं, लेकिन कभी कभी 3 हफ्ते तक लग जाते हैं। या एक घर में एक को खांसी ज़ुकाम होता है, चूँकि ये वायरल इन्फेक्शन है, तो एक को अगर कफ़ एंड कोल्ड होता है तो दूसरे घर वालों को भी उसका कंटैक्ट में आ जाते हैं। तो जैसे हमने कोविड में देखा, तो एक को इफ़ेक्ट हुआ तो बाकी पूरे फैमिली में इन्वॉल्वमेंट हो जाती थी, कईयों को आइसोलेट करना पड़ता था। तो सिमिलरली ये जो सीजनल फ्लू है, ये इस तरीके से इम्यून जिसका सिस्टम डाउन होगा उसमें ये ज़्यादा अटैक करता है। अब सीजनल फ्लू या इन्फ्लुएंजा जो है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, क्यों डर के मारे हमें वैक्सीन्स लगवाने की ज़रूरत पड़ती है? चूँकि ये जो कॉम्प्लिकेशंस होती है, वायरल निमोनिया हो सकता है, एयर इन्फेक्शन हो सकती है, साइनस इन्फेक्शन हो सकती है, और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन जैसे कंजस्टिव हार्ट फेलियर है वो बिगड़ जाता है। कई लोगों को अस्थमा या सीओपीडी वगैरह है, और डायबिटीज़ है वो और उनका कॉम्प्लिकेशन होगा, कंट्रोल नहीं रहेगी। हार्ट में इन्फ्लेमेशन यानी कि हार्ट के अंदर जो मसल्स होते हैं उसको मायोकार्डाइट्स वगैरह बोलते हैं। इस तरीके से दिमाग के अंदर एनकेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस, इस तरीके से मायोसाइट्स, मसल्स पेन, एक्स वगैरह, मल्टी ऑर्गन फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर, किडनी फेलियर, ऐसी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं इन रेयर केसेस। ज़रूरी नहीं है, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है उन लोगों में ये जो वायरल का इन्फेक्शन या सीजनल फ्लू का इफेक्ट तकरीबन कम होता है। जो हेल्दी लोग हैं, ख़ासकर 6 महीने से लेकर 5 साल की उम्र तक एक फ्रेजाइल पीरियड होता है, इसमें ज़्यादा इन्फेक्शन के चांस होते हैं। इस तरीके से एल्डरली लोगों में, तकरीबन 50 साल के ज़्यादा की एज के लोगों में फ्लू शॉट्स वगैरह के बारे में, क्योंकि उनको इम्यून सिस्टम डाउन हो सकता है, किसी टाइम भी ये बिगड़ सकती है उसकी बीमारियां, इसलिए उनके लिए WHO ने रिकमेंड किया हुआ है कि इनको फ्लू शॉट्स दिए जाने चाहिए हर साल। बेसिकली क्या है, ये जो वायरस है इसमें एक एंटीजेनिक ड्रिफ्ट एंड शिफ्ट कुछ होता है। आप ये समझ लीजिए कि इसकी शक्ल चेंज होती रहती है। इसको जब अगर एंटीवायरल कोई पर्टिकुलर ड्रग्स देंगे वो इफेक्ट नहीं करेंगे, असर नहीं होगा, इसलिए प्रॉपर वैक्सीन्स उस तरीके से नहीं बनता है। और ये जो इसको जो वायरस स्ट्रेन्स होते हैं, फ्लू वायरस स्ट्रेन्स जो होते हैं, ये कुछ हेमिस्फीयर के लिए अलग अलग बने होते हैं। जैसे अब इसमें 3 से 4 स्ट्रेन्स होते हैं वायरस के, जो विंटर्स में सर्कुलेट होते रहते हैं, जो कॉमन फ्लू वगैरह करते हैं। मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा कि हमारे कुछ एरियाज़ में, जैसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, हमारे जो वैक्सीनेशन हैं तकरीबन सितंबर में स्टार्ट किए जाने चाहिए। सो एंड ऑफ सितंबर और अर्ली अक्टूबर में ये स्टार्ट हो जाने चाहिए, क्योंकि जो वैक्सीन्स करते हैं इसमें 4 हफ्ते लगते हैं वैक्सीन्स को अपना एंटीबॉडीज डेवलप होने में, और इसकी जो इम्यूनिटी है 6 महीने तक रहती है। जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो इसका कवरेज करने की इतना ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन जब सर्दियों में और हैवी विंटर्स होते हैं उनमें ये एंटीवायरस या वैक्सीन्स का इफ़ेक्ट वहाँ तक पड़ता है, ये इसलिए इनका इम्पॉर्टेंस है, इनको कराना पड़ता है। जो टेट्रावेलेंट वैक्सीन है, ख़ासकर इसका जो वैक्सीन है तकरीबन 6 महीने की ऊपर की उम्र से स्टार्ट करना होता है। 6 महीने से पहले के बच्चे को वैक्सीन नहीं करना होता है, क्योंकि उनके अंदर जो ब्लड में एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो मदर की एंटीबॉडीज़ होती हैं। उसके बाद बच्चे को अपनी एंटीबॉडीज़ डेवलप करनी होती हैं, जिसकी वजह से 6 महीने के बाद के बच्चे को वैक्सीन्स करना पड़ता है। अलबत्ता 6 महीने से पहले को वैक्सीन नहीं देना होता है। इस तरीके से वैक्सीन जो है रिकमेंडेड है प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होता है। स्पेशली किन किन लोगों को देना है,
वो मैं आपको बताऊंगा। एल्डरली है, डायबिटिक्स हैं, सीओपीडी है, ब्रोंकियल अस्थमा वगैरह, ओबेसिटी, मॉर्बिड ओबेसिटी वगैरह, उनको देना चाहिए। किन को वैक्सीन नहीं करना है? खासकर जो बच्चे 6 महीने से छोटी उम्र के होते हैं और ये लाइफ थ्रेटनिंग, जिनको एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, एग एलर्जी वगैरह होती है, क्योंकि इसमें कोई कंपोनेंट होता है वो एग्स का होता है। दोबारा मैं बताऊंगा, जो फ्लू वैक्सीन है 6 महीने से बाद 5 साल की उम्र तक एक्सक्लूसिवली फ्लू शॉट बच्चों को दिया जाना चाहिए। और वो लोग जो 50 साल की उम्र से ज़्यादा हैं, स्पेशली 60-65 ईयर्स के एज के ज़्यादा हैं, या प्रेगनेंसी के बारे में है, सबको वैक्सीन देना चाहिए। आल्दो वैक्सीन कोई भी ले सकता है, क्योंकि इसमें जो आपकी वायरल इन्फेक्शन जब विंटर्स में होगी वो कितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। जिनको भी वैक्सीन लगा होगा उनको ज़्यादा ख़तरा नहीं होगा। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया होगा उनको ज़्यादा इन्फेक्टिविटी ज़्यादा होगी, सिस्टमिक इन्फेक्शन ज़्यादा होगी, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस ज़्यादा होगी, आपका डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं कर सकेंगे, आपका नुकसान होगा। इसलिए ये वैक्सीन को रिकमेंड किया जाता है, वो देना चाहिए होता है। इसलिए कि जिनको अस्थमा है, एम्फाइसीमा है, या ब्रीथिंग डिसऑर्डर्स कुछ होती हैं, हार्ट, किडनीज, लीवर डिसऑर्डर्स जो हैं, ब्लड डिसऑर्डर्स, खासकर सिकल सेल एनीमिया जो हमारे एरिया में तकरीबन कम होते हैं, और जिनका इम्यून सिस्टम कम है, जब कुछ मेडिकेशन है या कुछ है, उनको वैक्सीन्स के बारे में प्रॉपरली काउंसलिंग करने के बाद दिया जाना चाहिए। खासकर जिसका BMI तकरीबन 40 से ज़्यादा, ओबेसिटी, उनको भी वैक्सीन्स की ज़रूरत होती है। वो लोग जो नर्सिंग होम्स में रहते हैं, या पर्टिकुलरली हेल्थ केयर वर्कर्स जो भी हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ केयर वर्कर्स को सबको वैक्सीन करना होता है। केयर गिवर्स जो होते हैं, क्लोज कंटैक्ट जो होते हैं, उन लोगों के जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, एल्डरली लोगों के साथ जो टच में रहते हैं, चूँकि एल्डरली लोगों को इन्फेक्शन हो सकती है तो यंग लोगों को भी हो सकती है, और यंग लोगों से अगर इन्फेक्शन होगी तो एल्डरली को इन्फेक्शन हो सकती है। और उन लोगों को जो 6 महीने से छोटे उम्र के बच्चों को पिलाते हैं, उनका साथ प्ले करते हैं, उनको वैक्सीनेशन जो है एनुअली लिया जाना चाहिए। अब जो इन्फ्लुएंजा है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। अनकॉम्प्लिकेटेड इन्फ्लुएंजा में क्या क्या होगा? फीवर होता है, कफ, कोल्ड, रनिंग नोज, मैलेज होता है, थकावट, मसल पेन होता है, कभी डायरिया वगैरह, ये सिम्टम्स भी हो सकते हैं। या कॉम्प्लिकेटेड जब इन्फ्लुएंजा जब होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस चढ़ना, सांस का फूल जाना, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, CNS इन्वॉल्वमेंट होना, मेनिंजाइटिस तकरीबन हो सकता है। सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं, COPD, अस्थमा, एक्सेसरबेशन वगैरह हो सकती है। कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स जो फ्लू के होते हैं, फीवर तकरीबन 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, बॉडी एक्स, पेन्स वगैरह, कमर में दर्द होना, थकावट होना, डे टू डे एक्टिविटीज़ ना कर सकना, चिल्स हैं, स्वेट्स हैं, ठंडे पसीने आना, हेडेक है, ड्राई और परसिस्टेंट कफ वगैरह हो जाना, खुश्क खांसी। दोबारा मैं बताऊंगा, फैटीग है, थकावट है, रनिंग नोज, नेजल कंजेशन वगैरह, गले में खराश वगैरह, ये फ्लूस के कुछ निशानियाँ होती हैं। मैंने कुछ बातें मिक्स टाइप, उर्दू इंग्लिश मिक्स टाइप करने की इसलिए कोशिश करता हूँ क्योंकि ये सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी होती है। मुझे मालूम है आज के दौर में तो हम सभी चीज़ें ये अंडरस्टैंड करते हैं। सो एट द एंड में बताऊँ, फ्लू शॉट एनुअली करना होता है। सितंबर के महीने में आइडियली किया जाना चाहिए, और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में अगर हो जाए तो प्रेफरेबली ठीक रहेगा, क्योंकि इम्यूनिटी 4 हफ्ते के बाद आ जाती है, और इम्यूनिटी तकरीबन जो है ये 6 महीने तक रहती है। इसलिए बाद में जब समर आ जाता है तो वो तकरीबन जो फ्लू वगैरह होता है इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकता है। सो आइडिया है, फ्लू शॉट ज़रूरी है, जो मैंने एज फैक्टर्स वगैरह बता दिए। होप फॉर द बेस्ट विंटर्स, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफ़िज़।